Okay, so we are doing a test for maxima and minima. We already know that what do you mean by maxima or minima. Whenever you climb Everest, like you climb Mount Everest, of course you will feel that you are at the point of maxima, right? And whenever you are moving इन वैली, वैली का मतलब तो आप जानते हैं, दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसको वैली कहते हैं, घाटी भी कहते हैं उसको, राइट? दो पहाड़ों के मतलब जब जहाँ पहाड़ जहाँ से शुरू होता है जमीन में, मतलब दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है उसको वैली कहते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपने पहाड़ों में सफर किया होगा तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द वैली, घाटी से होके जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में आपने फ्लाईओवर बना दिया, वो फैसिलिटी अभी पहाड़ों में आई नहीं है वैसे, राइट? तो टू मूव फ्रॉम वन माउंटेन टू अनदर यू हैव टू गो थ्रू द वैली, राइट? एंड व्हेन यू गो थ्रू द वैली, जब आप घाटी से जाते हैं, घाटी का मतलब होता है कि पहली पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है, आपको जमीन में आना पड़ता है, और फिर उस जमीन से दूसरे पहाड़ में आपको चढ़ना पड़ता है। तो वो जो जमीन होती है, वो जमीन जो है जो दो पहाड़ियों के दरमियान है, बीच में है, उसको घाटी कहते हैं, ठीक है? तो whenever you are on a valley, right, then you will feel that you are at the point of minima, क्योंकि आपको लगेगा कि पूरी दुनिया तो आपसे ऊपर ही है, सारे पहाड़ तो ऊंचे ही हैं, आप तो सबसे नीचे हैं, तो आपको मिनिमा के जैसा लगेगा। हाँ, अगर आप पहाड़ी के टॉप में पहुंच जाएं, ज्यादातर जहाँ पे टेम्पल्स होते हैं पहाड़ों में ऊपर, राइट, then you will feel that you are at the point of maxima, right? But there are certain points on mountains. Of course, if you are habitual in traveling through mountains, then you will have observed that कि जब भी आप किसी पहाड़ी की सड़क में जा रहे, पहाड़ में जब आप चढ़ रहे होते हैं, जब आप ऑलमोस्ट मिडल में होते हैं पहाड़ के, देन जब आप पहाड़ की जो सड़क होती है उसकी बड़ी अजीब बात होती है। पहाड़ की सड़कों में बड़ा खतरा यही रहता है कि ट्रैफिक तो वहाँ ज़्यादा नहीं होता, मतलब, लेकिन खतरा इस बात का रहता है कि एक तरफ तो होती है खाई, जहां आप गिरे तो फिर गए, राइट? और दूसरी तरफ हमेशा रहता है पहाड़। ओके, सो एट दोज पॉइंट, ईच ऑफ दोज पॉइंट्स, एट ईच ऑफ दोज पॉइंट्स यू विल फील लाइक यू आर एट द सैडल पॉइंट, बिकॉज जब आप किसी पहाड़ की सड़क में होंगे, जहां एक तरफ आपको खाई दिखेगी और दूसरी तरफ आपको पहाड़ दिखेगा, तो जब आप खाई की तरफ देखेंगे तो देन यू विल फील दैट कि आप तो मैक्सिमम में है। अगर आप सिर्फ अपने दाईं तरफ देखें, यू विल फील दैट यू आर एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि आपको नीचे खाई दिखेगी तो आप लगे अरे मैं गिर ना जाऊं कि मैं तो उतनी ऊंचाई पे हूँ। लेकिन जैसे ही आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको पहाड़ नजर आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो पहाड़ों की सड़क होती है वो ऐसी ही होती है, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़। तो यू विल फील दैट कि अरे मेरे बगल में तो इतना ऊंचा पहाड़ है, अभी तो और ऊंचा है, तो यू विल फील लाइक कि मैं तो मिनिमा के पॉइंट पे हूँ। तो दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन एक्चुअली। कभी कैसा लगेगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में हूँ और कभी ऐसा लगेगा कि पॉइंट ऑफ मिनिमा में हूँ। एक्चुअली दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड सैडल पॉइंट। सैडल वर्ड एक्चुअली में जो सैडल वर्ड निकला है, ये निकला है घोड़े की जीन से। घोड़ा जो होता है, घुड़सवारी आप लोगों ने की हो कभी बचपन में या जवानी में भी। तो घोड़े के ऊपर एक जैकेट टाइप की लेदर की जैकेट सी डाल के, कुछ लेदर का कपड़ा होता है, उसकी पीठ पे लगाया जाता है, जिससे कि जो घुड़सवार है जो बैठे उसके ऊपर, वो कंफर्टेबली बैठ सके कुशन की तरह, जैसे आपकी बाइक की सीट होती है। मॉडर्न बाइक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड बाइक्स एक्चुअली, वेयर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अ सिंगल सीट एक्चुअली। जो पीछे वाला सवारी जो बैठती है बाइक में, उसकी सीट और ड्राइवर की सीट बाइक की एक ही होती थी। आजकल की मॉडर्न बाइक्स ऐसी नहीं आती हैं, उनमें क्या होता है कि ड्राइवर की सीट अलग होती है और जो पीछे जो को पैसेंजर है उसकी सीट थोड़ी ऊंची उठी होती है। मतलब कुछ ऐसे होती है जैसे कि ऐसा लगेगा आपको कि उसके सर पे बैठा रखा है पीछे वाले को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज मॉडर्न बाइक्स एक्चुअली, आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड बाइक्स हैविंग अ सिंगल सीट फॉर बोथ द ड्राइवर एंड द पिलियन, राइट? ओके, तो वो जो घोड़े, चलिए हम घोड़े से हम कहाँ बाइक पे आ गए। लेकिन इसकी जो ओरिजिन है, जो सैडल का मतलब है, वो घोड़े की जो पीछे जो बिछाया जाता है, घोड़े के ऊपर एक बिछाई जाती है कालीन टाइप की, दैट इज कॉल्ड सैडल। उसे जीन कहते हैं, घोड़े की जीन कहते हैं। तो उसका शेप भी काफी हद तक यही होता है। अगर आप इस पिक्चर को देखें, यू सी दिस पिक्चर, दिस इज समथिंग लाइक दिस सैडल ऑन द बैक ऑफ अ हॉर्स, राइट? ये अगर आपको इसमें सर्कल दिख रहा हो, मैंने सर्कल इसमें ड्रॉ कर रखा है, दिस सर्कल, ये वाला सर्कल दिख रहा होगा आपको, पर्पल कलर का है थोड़ा सा, राइट? तो इसके ऊपर अगर आप बैठे हैं, आई विल जूम दिस पिक्चर, दिस पिक्चर, दिया खटक। हु इज दिस दिया खटक? प्लीज अपीयर। दिया, आर यू न्यू कमर?
Vedika Bora left this session. Okay, so this is, you can see this is a circular disc we have drawn here, right? And you can see this point, right here, and you feel that you are sitting at this point, right? So if you are sitting at this point, and when you see along this direction, either you see on to your right or you see towards your left, right? Then you will feel that you are at the maximum height, क्योंकि सरफेस जो है वो नीचे जा रही है, आपको लगेगा मैं ऊंचाई पे हूँ, राइट? आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऊंचाई पे हूँ अगर आप राइट और लेफ्ट देखेंगे, राइट? लेकिन जब आप आगे और पीछे देखेंगे ना, तब आपका भ्रम टूटेगा। ये जो आपने भ्रम पाल लिया है कि आप ऊंचाई पे हैं, तो ये टूट जाएगा इमीडिएटली। आपको लगेगा अरे मैं ऊंचाई में नहीं हूँ, मैं तो सबसे नीचे हूँ, क्योंकि मेरे जो आगे की जमीन है वो तो ऊपर चढ़ रही है और मेरे पीछे की भी जो जमीन है वो ऊपर चढ़ रही है, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं सबसे नीचे हूँ। तो इस पॉइंट पे दोनों तरीके की अनुभूतियां, दोनों तरीके के एहसास आपको होने वाले हैं कि कभी आपको लगेगा मैं मैक्सिमम में हूँ, कभी आपको लगेगा कि मैं मिनिमम में हूँ। ऐसे पॉइंट्स को सैडल पॉइंट कहते हैं, और ऐसा एहसास आपको तभी होगा जब आप घोड़े की जीन पे बैठे, यानी घुड़सवारी करें, राइट? कभी, हाँ, घुड़सवारी में भी ऑफ कोर्स जब घोड़ा चलता है तो ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊं। गिरने का खौफ इसलिए आता है दिल में क्योंकि राइट और लेफ्ट में आपसे नीचे होती है जमीन या घोड़े की जो बॉडी है, और उछलने का भी एक फीलिंग आती है कि कहीं मैं उछल के ऊपर गिर ना जाऊं, उछल के ना गिर जाऊं घोड़े के ऊपर से ही, यानी उसकी कमर से भी उछल उछल के ऊपर ना गिर जाऊं, राइट? वो एहसास इसलिए होता है क्योंकि ये ग्रीन कलर की जो आपको लाइन दिख रही है, क्योंकि इस ग्रीन कलर की लाइन की वजह से along this direction you will feel that you are at the point of minima, right? So that's why you should go for a horse riding if you really want to feel the बिहेवियर ऑफ सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट में कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, तो घोड़सवारी करिए, राइट? खैर, बट दिस थ्योरी, दिस इज थ्योरेटिकल एक्चुअली। जो हमने अभी आपको पिक्चर दिखाई ये थ्योरेटिकल है कि ऐसा बार बार कौन चेक करेगा, फंक्शन का पहले तो ग्राफ कौन बनाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑलवेज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो बड़ा मुश्किल है ये, बार बार फंक्शन का ग्राफ इतना इजी नहीं होता बनाना कि हम देख के पहचान लेंगे। तो वी हैव टू रिलाई ऑन सम calculation, some derivative test, right? So this is the derivative test we have mentioned in last lecture, and this is very simple. You are given a function z is equal to f of x comma y, right? And in the first step you compute the first partial derivative as well as the second order partial derivatives, and just for simplicity they have been given few special symbols like little p, little q, r, s, t, and these are standard actually. You can find these symbols in any textbook which actually contains this topic, right? And in second step you have to just put p is equal to q is equal to 0. So both are taken as 0 because those are first derivatives, right? And this step is very similar to the second derivative test you have done in class 12th, where you put dy upon dx is equal to 0. You always put dy upon dx is equal to 0 to get a stationary point, and this step is also similar to that step, where you put both the first order derivatives equal to 0 in order to get stationary points. And of course stationary points are those points where the derivative of the graph is equal to 0. You know this point, right? Or you can say that where the tangent becomes parallel to the x-axis. But this is true for one dimension or one variable calculus, right? Here you will say that stationary points are those points which can be possibly point of minima, point of maxima, or saddle point. Or, of course, there is flat surface. You can say that the surface will be flat at that stationary point. Okay. Right, and suppose one of the stationary point is capital P denoted by alpha comma beta. This is the coordinate of that stationary point, and this step number 2 is very crucial. This step is actually very sometimes it is very difficult to get the values of all stationary points. In this step only students gets trapped. इस second step में ही बच्चे सरेंडर कर देते हैं इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में ज्यादातर मैंने देखा है। But we will give you a good trick how to escape from this step number 2. Step number 2 में आप उलझ के ना रह जाएं कहीं, तो स्टेप नंबर 2 से निकलना भी जरूरी है, और सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है वो यही वाला स्टेप है, स्टेप नंबर 2। अभी हम उसको न्यूमेरिकल में देखेंगे, राइट?
We'll come to these 3 point number 3 and 4 and 5 in question only, right? But initially you need to know that you have to find the derivatives, and then you have to substitute the first order derivatives equal to 0 to get the stationary point. As I said earlier, the finding a stationary point is a cumbersome process. It's not as easy as it looks. ये थोड़ा मुश्किल होता है. जब हम स्टेशनरी पॉइंट निकाल देंगे उसके बाद हम बात करेंगे कि करना क्या है स्टेशनरी पॉइंट को, इन ये चेक कैसे करना है. 3, 4 और 5 कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस क्वेश्चन, right? And we will proceed, just we have mentioned the steps in test above, right? So the first step is asking you to find the partial derivatives, right? So something is happening with my marker now. Okay, here P stands for del z upon del x, right? You can write it as del f upon del x. So if you differentiate this partially with respect to x, you will be getting 3x square plus 3y square minus 6x, that's it. And then q is del f upon del y, and differentiating this with respect to y, you will be getting 6xy and minus 6y. And r is actually the second order partial derivative of f with respect to x. So just to differentiate this once again with respect to x, you will be getting 6x minus 6, and then s is actually del 2f over del x del y. So what do you need to do? You need to just differentiate this with respect to x again, right? So we'll be getting 6y minus 6. Okay, fine. No, I have done something wrong. I think this is with respect to x actually, so that will be 0. Sorry, this is 0. And now t is del 2f over del y2. So second derivative of this thing with respect to y only, so that will give you 6x minus 6. Okay, 6x minus 6. Okay, so the first step is completed. You can see that all the derivatives have been computed up to second order. Now we need to put p is equal to 0 and q is equal to 0. I am doing them together. Okay, and then if you put p is equal to 0, you will be getting 3x square plus 3y square minus 6x equal to 0. And here you will be getting q is 6xy minus 6y is equal to 0. So let us simplify them by dividing them with the least common highest common divisor. You can see that you can always divide this by 3. So we'll be getting x square plus y square minus 2x, not 3x. 2x is equal to 0, and this will be x y minus y is equal to 0. Now ये आपको खुद फैसला लेना है कि आप सॉल्व किसको कर पा रहे हैं. मुझे तो ये आसान लग रहा है दिस वन, तो मैं इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकता हूँ x और y की. इसको सॉल्व करना फिलहाल तो मुझे इजी नहीं लग रहा है. आई कैन टेक कॉमन y फ्रॉम हियर एंड इनसाइड ब्रैकेट आई विल बी हैविंग x minus 1 equal to 0. So this will give you y is equal to 0, right? Or x is equal to 1, right? I will write it or, okay, right? Now we can come to this equation, this one. Let me name it equation number 1, right? And this is, let this be equation number 2. So what I will be going to do now, I will be going to put y is equal to 0 here, and I will be getting some x. Then I will put x is equal to 1 here, and then I will be getting few y's, right? So since here we have this or, right? Okay, so if I choose y is equal to 0, then first equation, let me write it here, then first gives this one. You put y is equal to 0 here, you will be getting what? You will be getting x square minus 2x is equal to 0, and that gives you x multiplied with x minus 2 is equal to 0, and then it gives x is equal to 0 or x is equal to 2. In fact, I can write here or, right? But actually sometimes what happens that
maybe both of these numbers satisfy that equation number 1, right? Okay, so what I want to do now, I want to just see that when I plugged y is equal to 0, I got two values of x, right? So why don't we make the pairs of these numbers like 0 comma 0, right? So this 0 has been picked from this x, and this 0 has been picked from this y. So you always write the coordinate in the form of x comma y, right? And if you pick this 2, and then it will be 2 comma 0, because for one fixed y you get two values of x, so that's why it gives 2 points, 0 0 and 2 0. Are you getting my point? Right? Okay, so that this gives this our stationary. Okay, but these are just not the two stationary points, few more stationary points will be there. Stationary points. Okay, so if I choose this one, x is equal to 1, this was the second possibility I can have from equation number 2. So 1 gives, again I will be going to plug them in equation number 1. So if I put x is equal to 1 here, then this will be giving me y square minus 1 is equal to 0, and that gives y is equal to plus minus 1. So I have got two values of y for one values of x, so that gives me actually 2 points. One is x comma y, and another is x comma y, right? Are stationary points. Is it clear to all of you that we have just escaped that step number 2, but it's not too difficult in this problem. Maybe it may be more difficult in other questions, but somehow we escaped step number 2. We have computed all stationary points, but I advise you, since this is a kind of transitive calculation, you're going to solve first and second together. Sometimes you add them, sometimes you subtract them, sometimes you are able to solve one of the equation and then you plug in first. Sometimes many situations are possible. That's why I always advise you to please check each of these points by plugging them here and here, and to see that actually they are satisfying these two equations or not. If any of the point is not satisfying any of the equation, either 1 or 2, then that point is not an stationary point, right? So please make it sure after doing this calculation, though in this question the calculation was not so difficult, it was kind of mediocre calculation, right? And you can see that if I plug 0 0 here or here, this was q, right? Then you are getting zeros. Okay, then this equation is satisfied. Or if you put x is equal to 2, y is equal to 0, like here, you are getting 0. Or you put 2 0 here, you are getting 0. So please make it sure, because these points, the points, sometimes you get confused with the substitutions you make. You make multiple substitutions here and there, and then you get confused with the points. Then please check each of these points here, right? Okay, so I will write that caution here actually, because it's not as easy as it is looking in this question, right? So I will write that to verify. I will write here caution. And here's the little symbol for caution. Uh, verify that the points obtained जो आपने निकाले हैं कैलकुलेशन करके satisfy 1 and 2. ये कह लें या ये कह लें कि actually they are satisfying not just 1 and 2. I should say कि satisfy p is equal to 0 and q is equal to 0. This is very important, not in this question, but maybe in next question. At this point, I hope that everything is clear. I hope that everything is clear up to this point, right? Because now comes the decisive step actually, and that is easy actually. After you got these are the stationary points, I will just highlight them. This is the stationary point, this one, and here's the next one. These two are stationary points, right? Okay, so I will make a table here, right, and see what happens. I will just write a point, stationary point.
stationary point, and then I will write the value of r. What is r? R is actually 6x minus 6. 6x minus 6. Then I will write s. S was actually 6y. Then t. T was actually 6x minus 6. And then rt minus s square, right? And then the conclusion or comment. So that will be a kind of table having 4 points, 4 rows actually, right? Okay, and sorry. Okay. Now, please, I will welcome Mr. Hadid Sheikh to join the stage now. Hadid Sheikh. Sir. Okay, so please join us to tell me the first stationary point. This is the first stationary point, and I will be going to investigate the sign of r and rt minus s square. These are important actually. I will just highlight these numbers. This is r. You can see that this is r, right? Not just the whole number. This r is important. The sign of this r is important. That's why I'm going to highlight it. And then rt minus s square. The sign of this thing. This one. These are important, right? Okay. Now the first stationary point is 0 0. As you can see that this was 0 0, right, Mr. Hadid? And tell me the value of r at this point. If you plug this point here, then what will the value of r? -6. Okay, so that's -6, and you know that this is less than 0. And let me use a new color for this because this is important. Then this is less than 0. Less than 0, and I will write that in bracket. Okay, now what is the value of s? What is the value of s? 0. And this one? 40, sir. -6. Okay, now what's the value of rt minus s square? You have to just multiply this r and t, multiply these two numbers and subtract the square of this number. 36. What will be that? 36. Okay, so the good thing is that the sign of 36 is actually positive, right? So yes, now go to the conclusion. Please see. R is negative and RT minus S square is positive. Remember this thing. R is negative, but RT minus S square is positive. So we have to go back to the test we have just meant. Where is that point? RT minus S square is positive. See? And R is negative. This is the case number 3A. Are you getting my point? 3A. This is positive and R is negative. Yes or no? Yes, sir. So what is the P? Point P will be point of? Maximum. Maximum. Okay, good. So, okay. And what is our second R 3B? What is 3B? At 3B, you can see that R is positive, right? Okay. Now, so this is positive and this is negative. So, as Hadid said that this is point of what? Point of what? R is negative, point of maxima, right? Maximum. So, point of maxima. Okay. Now, second one. Second point is 2 0. Hadid, just finish the calculation first. 2 0. Just writing the other. Okay, 2 0. Then what is the value of R at this point? 6. Okay. 12. So 6. that's this will be 0. This will be 6, and this will be 36. So as you can see here that it is greater than 0. RT minus S square is positive, and R is also positive. So second derivative is positive, and it indicates minima. Remember that second derivative test from class 12th. What is the case when the second derivative is positive? Minima, no? Yes, sir. Okay, so same is the situation here. Point of minima.
Okay, now 1 1, put 1 1 here. 0, R will be 6, 0, S will be 6, T will be 0. What will be RT minus S square? RT minus S square. minus 36, minus 36. Okay, so this is less than 0. So what happens when RT minus S square is less than 0? I think what happens? See this 4. Read out this 4. RT minus S square is 0. What happens? P is a Minimum. minimum. ये minimum लिखा है यहाँ Saddle पे. point. हाँ, saddle point. Saddle point. Now last 1 minus 1. Put 1 minus 1 here. 0. 0 minus 6. Minus 6. 0. 0. And this will be 36 plus minus minus 36. 36. Plus not plus, it's minus 36. So it's less than 0, right? And since it's less than 0, so the point will be again saddle point, right? So now you see that you obtained 4 points, right? Out of them 2 points are saddle point, right? And one is maxima, point of maxima, and another is point of minima. I hope you understood this question very well. And find the extreme, but please note the question. Find the extremum values. Find the extremum values of function. You have to find the values of function. Okay. The question is not done yet. You have to compute the maximum and minimum value of function. Right. Okay. Now see. I will write the extremum values. Extrema is the word which is used collectively for maxima and minima. शायद आपको पता भी हो. Maxima और minima को दो अलग-अलग words हैं. इनको मिला के extrema भी कह दिया जाता है. ठीक है. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? हदीद शेख, Yes, sir. कोई परेशानी तो नहीं है? No, sir. तो चलो परेशानी नहीं है तो जल्दी से f मिनिमम वैल्यू बताओ. f की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी? किस पॉइंट पे आएगी मिनिमा? कौन सा पॉइंट है मिनिमा? Minimum, sir. ये वाला. 20. तो f के अंदर 2,0 डाल दो. वो तो क्वेश्चन में जाना पड़ेगा भाई. कहाँ है क्वेश्चन? यहाँ डालो, x को 2 डालो, y को 0. जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा? 8 minus 12 minus 4 plus 7 3. क्वेश्चन है शुभम, हाँ वो कह रहे हैं टेबल दोबारा बताएंगे. ये कह रहे हैं आप? कोई बात नहीं, टेबल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो है. चिंता क्यों कर रहे हो? फिर से टेबल बनानी है उस क्वेश्चन में. डोंट वरी, राइट. अभी बताते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे शुभम. मुझे उम्मीद है कि आप सेकंड क्वेश्चन में टेबल समझ जाएंगे. बड़ी आसान चीज है. टेबल इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. नाउ एफ मैक्सिमम. देखिए मैक्सिमा कहाँ पे हुआ था? हाँ, मैक्सिमा हुआ था आपका किस पॉइंट पे? 0 0 पे. तो जस्ट पुट एफ 0 0. If you put 0 0 in the question, then you will get 7. I think I'm not wrong. Yeah, 7. Yeah, there is a maximum value of the function. Now the saddle point, right? saddle point डाल के देखना पड़ेगा. डाल देते हैं क्या? ये डालना 1 minus 1 डालिए या 1 1. वैसे पूछा नहीं है. एक्सट्रीमम वैल्यूज तो यही होती हैं, मैक्सिमा और मिनिमा. एक्सट्रीमा का मतलब होता है हद तक चले जाना, एक्सट्रीम हद तक जाना. तो हद तो वही होती है, या तो हद से पार हो जाओ या हद के अंदर रहो, यानी मिनिमा में रहो या मैक्सिमा में रहो. यही होती है एक्सट्रीम वैल्यूज. सैडल पॉइंट को एक्सट्रीम में काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, तो वो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ. सिर्फ सैडल पॉइंट क्या है ये आपको पता है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में. टेबल की प्रॉब्लम जिसको है तो वो अगले क्वेश्चन में सॉल्व होने वाली है, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी काफी हद तक ऐसा ही है, लेकिन शायद थोड़ा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है वो. ठीक है सर. हाँ जी बताइए. सर वो अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है. अच्छा, नहीं अल्फा सर. बीटा वो थ्योरी में. हाँ सर. ये थ्योरी में, ये अल्फा बीटा कोई भी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट का नाम है अल्फा बीटा दिया ना हमने कोई थ्योरी में. तो यहाँ थ्योरी में कुछ ना कुछ नाम देना था ना. तो यहाँ तो ये 4 आ गए ना. ये भी अल्फा बीटा, ये भी अल्फा बीटा, ये भी अल्फा बीटा, ये भी अल्फा बीटा. दिस इज अल्फा बीटा. अच्छा, पॉइंट्स को डिनोट करने के स्टेशनरी, लिए. हाँ डिनोट करने के लिए लिख दिया था. वो कुछ भी लिख दो, उसको तो क्या फर्क पड़ता है. जी सर. ठीक है, चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ x क्यूब प्लस y, सॉरी y क्यूब लिखना चाहता था, y क्यूब माइनस 3axy. ये जो a यहाँ पे लिखा है ये कोई पॉजिटिव
रियल नंबर है शायद, राइट। इस फंक्शन की हालांकि नाम नहीं दिखा है, तो नाम तो हम खुद ही लिख देंगे, फंक्शन का नाम तो रखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, बिना नाम के क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन, ओके। सो सॉल्यूशन इसका फिर से लेट एज्यूम कर लेते हैं, इसका नाम तो दे देते हैं, इन्होंने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम इसका नामकरण कर लेते हैं, फंक्शन का काम आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, और बाद में याद रखिएगा कि ए पॉजिटिव दिया है इन्होंने, भूलिएगा मत, ठीक है। ओके चलिए, नाउ थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस काम को। पी और क्यू में अब सब चीजें नहीं लिख रहा हूँ। पी इज द डेल एफ बाय डेल एक्स, सो दैट गिव्स यू 6x² माइनस 3ay। Q is del f upon del y, so that gives you 3y square, right? Minus 3ax. R is the second derivative of this thing with respect to x again, so that gives you 12x. F is the second derivative of this thing with respect to y actually, so that gives you minus 3a. T is the second derivative of this thing with respect to y, so that gives you 6y. So this is just the first step. Now go to the second step where you put p is equal to 0 as well as q is equal to 0. Okay, so when you put p is equal to 0, you can see that this is a p. I will just take 3 common out of it, and I will be getting something like 2x square minus ay equal to 0, and from here I will be getting, if I put q is equal to 0, and I can see that I can take 3 common from this. I think I have committed an error here. It was 3x square, not 6 actually. 3x square, sorry, it's 3x square. So, okay, fine. And q is equal to 0 gives you y square is e minus ax equal to 0. Now अब आपके ऊपर है कि आप इनको सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने कहा ना कि ये स्टेप ही थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, वैसे तो कुछ नहीं करेगा परेशान। मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक से y की वैल्यू निकाल के दूसरी में डाल दी जाए तो वो भी काम चली जाएगा। हाँ, ऐसे करना चाहिए कुछ फर्स्ट और सेकंड में। यहाँ से मैं y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ प्लग कर लेता हूँ, राइट। सी, अब ये आपके ऊपर आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई विल जस्ट नेम इट इक्वेशन नंबर 1 and name this as equation number 2, and let me take equation number 2. From equation number 2 I can get the value of x is equal to y square upon a. I think this step is I mean this is justified. You know that you cannot write a number here which is 0. आप जानते हैं, आप 0 को कभी जिंदगी में कभी अपॉन में मत लाइएगा किसी के। और अच्छी बात यह है कि ये 0 नहीं है, ये 0 से बड़ा है। तो ये स्टेप मेरा मैथमेटिकली करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, राइट। हालांकि आप इस उम्र में ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन नंबर वही 0 में लाइएगा नीचे अपॉन में, जो अपॉन में डिनोमिनेटर में जो 0 ना हो, जिसकी 0 ना होने की गारंटी हो। तो गारंटी क्वेश्चन में मुझे दे दी गई थी कि ये नॉन जीरो नंबर है, पॉजिटिव है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, राइट। और अब क्योंकि मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको मैं थर्ड बना देता हूँ, और इस थर्ड को मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ, राइट। थर्ड इन first. Okay, that gives you y to the power 4 upon a square minus a y is equal to 0, right। और फिर आप देख पाएंगे कि आप इसमें से शायद y to the power 4 minus a cube y is equal to 0, right। and then आप यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, y cube minus a cube is equal to 0, right। and this gives you y is equal to 0 and y। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे कि सीधा y की वैल्यू a। सोनू सिंह प्लीज ज्वाइन करिए, बताइए क्या करेंगे सोनू सिंह। क्या सर? इसमें y is equal to a लिख दूं सीधा, या फॉर्मूला लगाऊं 2 माइनस b क्यूब का? सर y इज इक्वल टू a क्यूब आ सकता है, नंबर है। नंबर है तो फिर y की वैल्यू क्या रहेगी, a आ जाएगी सीधा, ये कहना चाह रहा हूँ। तो a की, यार ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है ना। हाँ क्यूबिक है। तो कितने आंसर आने चाहिए इसके, एक आंसर आना चाहिए, 3 आंसर आने चाहिए? 3 आंसर आने चाहिए। तो फिर तुम तो एक तुमने मिटाई दिया, नामो निशानी मिट गया ऐसे में, तो फिर इसका मतलब फार्मूला लगाना चाहिए, सीधी सी बात है, क्यों? जी सर। तो फॉर्मूला इसको होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फॉर्मूला आप सभी को याद होगा मुझे उम्मीद है, राइट। अब देखिए इसको तो यहीं फिलहाल रोक दीजिए, y इक्वल टू 0 को याद रखिएगा, छोड़ रहा हूँ मैं इसको यहीं पे लिखना। यहाँ से आपको इसके आगे आप लिखेंगे
y माइनस ए 0 होगा या फिर ये होगा वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने कहा था ना कि ये स्टेप कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो अब वो बात दिख भी रही है, सवाल के अंदर सवाल आ रहा है, कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेशन आ गई। कहाँ हम चले थे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने, उलझ के रह गए अभी इसके अंदर ही। देखिए आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू ए, यस और नो। लेकिन इससे आपको लग तो रहा है कि कुछ मिलेगा, लेकिन अरे ओहो बताइए, देखते हैं कि कितनी कितनी लाइनें मिटी हैं। किस्मत, चलिए ज़्यादा ख़राब नहीं है किस्मत हमारी, ठीक है कोई बात, चल जाएगा। y इज इक्वल टू 0 यहाँ से आया था, फिर क्या हुआ था, ओके मैंने फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। दिस गिव्स यू y इज इक्वल टू 0, ये कौन सा कलर आ गया भाई, ओके y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मिलेगा आपको y माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए वाई इक्वल टू 0, राइट। ओके सो यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल टू ए, और इधर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? दिस इज जस्ट यूज ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको दिख रही होगी, राइट। दिस गिव्स यू y इज इक्वल टू a, ओके दैट्स फाइन, आई एम स्टॉपिंग इट हियर, मैं ये रुक देता हूँ। इसके बारे में बात करता हूँ, इससे तो आपको ये कितने मल्टीपल हो गए यहाँ पे, नहीं इसको ऐसे कर लेते हैं, ये राइट। आई विल ड्रॉप लाइन हियर एक्चुअली, दैट्स गुड, एक लाइन लकीर खींच देना ज़्यादा सही रहेगा इनके बीच में ऐसे करके, ओके हाँ। तो देखिए y इज इक्वल टू ए, दैट इज फाइन, ओके आप इसको स्वीकार कर लें, इसको भी आपने स्वीकार किया, राइट। और तो नहीं आया था कहीं कुछ, नहीं और कुछ नहीं आया था, राइट। नाउ इससे आप कुछ मिल नहीं पाएगा, ये इससे क्या मिलेगा, इससे ये मिलेगा देखिए माइनस ए प्लस माइनस ए अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2a से जाहिर सी बात है कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन क्या ये रियल नंबर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है? Who will answer this question? गौरव कुमार। कॉम्प्लेक्स है सर। कॉम्प्लेक्स है, आपको पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आइटा होता है, ये तो पता है ना आपको? ओके सो इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं आ रहा है, राइट। रियल नंबर ये आ रहा है तो हाँ जी नहीं लेंगे सर, इसको नहीं लेंगे, हाँ इसको छोड़ देंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे, मैं लिख देता हूँ, इसको ड्रॉप कर दीजिए, इग्नोर इट, नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो फंक्शन होता है ना, आपका फंक्शन वो R2 से R फंक्शन है, मैं ऊपर बता चुका हूँ, रियल R2 प्लेन से R पे फंक्शन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता है, सिर्फ एक्सेप्ट होगा तो ये वाला होगा एक्सेप्ट, और ये वाला एक्सेप्ट होगा, लेकिन अभी x नहीं निकाला आपने, ये तो y की वैल्यूज है, x भी निकालना पड़ेगा, आप थर्ड में डाल दीजिए इन दोनों वैल्यूज को, 2x आ जाएंगे आपके निकल के, राइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ना। नो मैंने सर। कहा था ना कि ये स्टेप आपको गुमराह भी कर सकता है, आप भटक ना जाएं कहीं स्टेप में। फ्रॉम थ्री की बात कर रहा हूँ मैं, इफ अगर आप y को 0 डालेंगे 3 में तो x कितना मिलेगा, 0, राइट। इसका मतलब जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो होगा 0 0, सही कहा मैंने, इज स्टेशनरी पॉइंट। और अगर आप y को डालें a तो x कितना मिलेगा, y को a डालें, कहाँ गया वो, ये वाला थर्ड इक्वेशन, y को a डालिए कितना मिलेगा, x भी a मिल जाएगा, इसका मतलब a comma a is also a stationary point, प्लस बट प्लीज मेक इट श्योर कि आप किसी इक्वेशन को भूले तो नहीं है, आपने कुछ मिस तो नहीं किया है, हाँ आपने कुछ मिस नहीं किया है, you have used equation number 2 to get this equation number 3 and you have plugged this equation number 3 in equation number 1, so each of the equations has been used, right। कोई इक्वेशन छोटी नहीं है आपकी, ध्यान रखिएगा, x और y जितने निकल सकते थे आपने निकाल लिए, मजे की बात यह है कि 2 ही वैल्यू निकल पाएंगे, और अच्छी बात यह है कि दोनों वैल्यू चाहे 0 0 हो चाहे a हो, दोनों वैल्यू जरूर
इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई कर रही होंगी। डाल के देख लीजिए, 0 0 डालिए 0 आएगा, इसमें भी डालिए 0 0 0 आएगा, ए डालिए, दोनों में 0 आ रहा है, राइट। तो दोनों स्टेशनरी पॉइंट स्वीकार किए जा रहे हैं। क्वेश्चन सावधानी याद रखिएगा, राइट। नाउ आई विल कम टू द टेबल। किसी ने सवाल पूछा था कि टेबल कैसे बनती है, राइट। तो मैं टेबल बना देता हूँ, प्लीज पे अटेंशन, ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। द फर्स्ट हेडिंग जो आती है वो आती है स्टेशनरी पॉइंट। ये वो स्टेशनरी पॉइंट है जो आपने निकाले थे, राइट, स्टेशनरी पॉइंट। देन कम्स आर, और आर की वैल्यू थी हाउ मच, आर इज 12x. Then comes s, the value of s was -3. Then comes, sorry, this is not comma, then comes t was actually 6y. Then comes rt minus s square, right, and then comes your conclusion. Okay, right, and then comes the f, the value of f, right. Okay, the first stationary point is 0 0, so here I will write the points, stationary points 0 0, and the second one is a comma a, right. Now who will join me? Gaurav? Sir. Okay, so 0 0 आया पहला पॉइंट, जरा आर में डालो, कितना आ रहा है, कितना आएगा 0 है ये? yes, ये तो नहीं आएगा ना 0, okay. ये तो 3a है ना, इसमें थोड़ी डालोगे, a तो कांस्टेंट है ना, ये 0 आ जाएगा। rt माइनस s स्क्वायर कितना आएगा? सर rt माइनस s स्क्वायर स्क्वायर आएगा सर, कितना? a स्क्वायर -9a स्क्वायर, जो कि लेस देन है 0 से, नेगेटिव है ना, क्यों? yes, sir. चलिए ए डालना जरा, ए दूसरा पॉइंट 12 है, सर -3 कैसे हो रहा है सर? अच्छा 3 है जैसे सर, समझ गया। हाँ ठीक, फिर इसका t में इसमें डालो, 6 है, यस सर, rt माइनस s स्क्वायर टेल 6 जस्ट 72 माइनस 9 कितना होता है? 72 माइनस 9 63, यही होता है, ये तो होता है 72 माइनस 9। क्यों rt माइनस s स्क्वायर नहीं करोगे? यस ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये सर, सर पॉजिटिव है। अब इसका कंक्लूजन बताओ, चलो इसका r का साइन देखो और इसका साइन देखो, बस rt माइनस s स्क्वायर क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो rt माइनस s स्क्वायर जब नेगेटिव आता है तो क्या होता है? सैडल पॉइंट। और जब rt माइनस s स्क्वायर पॉजिटिव आता है और r भी पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। और वैल्यू भी बता देते हैं, सैडल पॉइंट में तो बताते नहीं, वैल्यू छोड़ देते हैं, लेकिन मिनिमम की बतानी पड़ती है, एफ मिनिमम। एफ मिनिमम कितना आएगा? ए डालना पड़ेगा क्वेश्चन में जाके, ए डाल दो, ए क्यूब माइनस 3 ए क्यूब कितना, -2 ए क्यूब, माइनस ए क्यूब है ना, माइनस का ए क्यूब, आ जाएगा। इसके लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चंस करे जाते हैं, ठीक है।